आज हम करेंगे प्रसव प्रक्रिया। प्रसव प्रक्रिया के अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है प्रसव पीड़ा के कारण, फिर है प्रसव की अवस्थाएं, प्रसव के प्रकार, प्रसव के लक्षण, प्रसव की अवधि, असामान्य प्रसव और शिशु आगमन की तैयारी। ये सभी इस प्रसव प्रक्रिया के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला है प्रसव पीड़ा के कारण। प्रसव पीड़ा के कारण कई हो सकते हैं, जैसे इसमें सबसे पहला कारण है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कम सिक्रीशन। उसका स्रावण कम हो जाता है तो प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो जाती है। दूसरा है गर्भस्थ शिशु का बढ़ता हुआ भार, जब वो पूरा उसका वेट हो जाता है तो उससे भी प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। तीसरा पेशीय संकुचन के कारण भी प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। फिर यांत्रिक अड़चन कोई है तो भी प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला इसका कारण है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कम स्रावन होना। पूरे गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन संतुलित मात्रा में स्रावित होकर और पूरी गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु का विकास करते हैं। इस गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है और ईस्ट्रोजन का कम हो जाता है। पर साथ ही साथ जैसे ही गर्भावस्था पूर्ण होने वाली होती है तो प्रोजेस्टेरोन का स्रावन एकदम से कम हो जाता है, और जैसे ही वो कम होता है तो गर्भाशय की जो मांसपेशियां हैं उसमें सिकुड़न शुरू हो जाती है। गर्भाशय की मांसपेशियां दो तरह की होती हैं। ऊपर का जो गर्भाशय का फंडस है उसमें उसकी जो मांसपेशियां हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत होती हैं, और उसकी मांसपेशियां जो है जब सिकुड़ती हैं तो नीचे की जो मांसपेशियां होती हैं, नीचे की जो उसकी गर्भाशय की मांसपेशियां होती हैं वो कोमल होती हैं, वो खिंचती हैं। खिंचने से क्या होता है कि जो गर्भाशय की सर्विक्स होती है, जिसे हम ग्रीवा कहते हैं, उसका विस्फरण हो जाता है, क्योंकि वो मांसपेशियां खींचती हैं उसको। और इसी के साथ साथ योनि का विस्फरण भी हो जाता है। तो अगर ये ईस्ट्रोजन का प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन जो है वो सिक्रीशन कम हो जाता है तो पेशीय संकुचन चालू हो जाता है। प्रसव पीड़ा किसी कारणवश नहीं होती है तो उसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, और इससे फिर प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। इसी के साथ साथ जो एमनियोटिक सैक है, उसकी जो थैली है, जो अम्लीय तरल पदार्थ की जो थैली है, उसको भी उसमें भी उसको भी वो किया जाता है, रप्चर किया जाता है, जिससे उसका तरल पदार्थ आए और जो प्रसव पीड़ा है वो स्टार्ट हो जाती है। गर्भस्थ शिशु का बढ़ता भार, ये भी एक कारण होता है प्रसव पीड़ा का। इसमें जब गर्भस्थ शिशु अपना पूरा भार ले लेता है तो गर्भाशय पर दबाव पड़ता है, और इस दबाव के कारण उसके अंदर तनाव आ जाता है उसकी मांसपेशियों में, और प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो जाती है। पेशीय संकुचन में वही गर्भाशय की जो ऊपर की मांसपेशियां हैं उनमें संकुचन होता है, और इससे नीचे की मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न होता है और खिंचाव उत्पन्न होता है। उससे उसकी ग्रीवा का विस्फरण होता है। इसी के साथ साथ योनि का भी विस्फरण होता है, और वो एक इस तरह का विस्फरण होता है कि मतलब इतना ज़्यादा विस्फरण हो जाता है कि शिशु का जन्म आसानी से हो सकता है। और इसमें जो ये पेशीय संकुचन में कौन कौन सी जो मांसपेशियां वो काम आती है, एक तो गर्भाशय की ऊपरी भाग की मांसपेशियां, दूसरा उदर की जो पेशियां हैं वो, और तीसरा जो मध्यस्थ पेशियां हैं जो डायाफ्राम की पेशियां हैं, ये तीनों ही इस प्रसव पीड़ा में एक्टिव हो जाती हैं। इसके बाद यांत्रिक अड़चन, जैसे अंतिम दिनों में जब गर्भस्थ शिशु का सिर नीचे आ जाता है तो गर्भाशय का जो निचला भाग है वो विस्फारित होने लगता है, डायलेट हो जाता है, और ऐसा होने पर गर्भाशय की जो तंत्रिकाएं हैं उन पर दबाव पड़ता है और वो प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो जाती है।
दूसरा हमारा है प्रसव की अवस्थाएं। प्रसव की जो अवस्थाएं होती हैं वो मेनली 3 तरह की अवस्थाएं होती हैं। इसमें सबसे पहला है कि प्रथम अवस्था जो है उसमें विस्फरण होता है। दूसरी अवस्था में प्रसव की जो दूसरी अवस्था है उसमें निष्कासन होता है। और तीसरी अवस्था में अपरा और अन्य झिल्लियों का संपूर्ण निष्कासन हो जाता है। तो इस तरह से ये जो अवस्थाएं हैं ये 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें सबसे पहली जो अवस्था होती है जिसको हम कहते हैं विस्फरण की अवस्था, तो इसमें अम्लीय तरल पदार्थ की थैली फट जाती है और अम्लीय तरल पदार्थ निकलने लगता है। इसी के साथ साथ रक्तस्राव भी एक रीजन होता है, एक सिम्टम होता है जिससे हम पहचान सकते हैं कि प्रसव शुरू होने वाला है। और इसमें गर्भावस्था जो में संकुचन और विस्फरण की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। ये जो संकुचन जो है वो प्रत्येक 2 से 5 मिनट तक संकुचन होता है और उसके अलावा 30 से 45 सेकंड तक ये रहता है। और ये सब पहले तो इसका जो संकुचन है वो आधे आधे घंटे में आता है, फिर धीरे धीरे ये 10 से 15 मिनट आ जाता है। ये पूरी जो प्रक्रिया है विस्फरण और उसमें सामान्यतः 12 से 16 घंटे लगते हैं। पहले प्रथम जो प्रसव होता है उसमें 12 से 16 घंटे का टाइम लगता है। उसके बाद सेकेंड प्रसव, थर्ड प्रसव में ये टाइम जो है ये कम लगता है, मगर पहले जो प्रसव होता है उसमें इसका शिशु के जन्म में 12 से 16 घंटे लगते हैं और शिशु धीरे धीरे नीचे की ओर आता है, धीरे धीरे नीचे सरकता है। अच्छा, फिर गर्भाशय संकुचन में जो योनि द्वार है उसका विस्फरण हो जाता है और एमनियोटिक सैक से एमनियोटिक फ्लूइड निकलने लगता है और उसी के दबाव से, उसी के प्रेशर से और वो जो शिशु है वो भी धीरे धीरे सरकने लगता है। पहले उसका सिर जो है, शिशु का सिर, वो पूर्ण रूप से अपना स्थान बना लेता है और इस अवस्था में वो बाहर की ओर धीरे धीरे सरकने लगता है। फिर है प्रसव की दूसरी अवस्था। ये निष्कासन की अवस्था है। इसमें जो ग्रीवा है उसका पूर्ण विस्फरण हो जाता है और थैली फट जाती है और शिशु धीरे धीरे सरकता हुआ बाहर की ओर आने लगता है। और इसमें अपेक्षाकृत पहले की जो अवस्था है उसकी अपेक्षाकृत कम पीड़ा होती है और ये जो अवधि होती है वो 1 घंटे से 1.5 घंटे की अवधि होती है। और इसमें जो गर्भाशय के ऊपरी जो हिस्सा है और मध्यस्थ पेशी है उसमें संकुचन होने लगता है और भ्रूण धीरे धीरे नीचे सरकने लगता है। ग्रीवा का पूर्ण विस्फरण हो जाता है, शिशु का सिर योनि द्वार के बाहर आने लगता है और भ्रूण के सिर में एक तीव्र सा, मतलब जब बाहर आता है तो एक तीव्र सा संकुचन होता है जिससे वो सिर एकदम से बाहर आ जाता है। और इसी उसमें जो स्त्री है उसको बहुत एफर्ट करना पड़ता है ये शिशु को बाहर निकालने के लिए, उसको एफर्ट करना पड़ता है, उसको प्रेशर लगाना पड़ता है। तीसरी जो अवस्था है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट अवस्था है, मतलब शिशु तो बाहर आ जाता है तब तक और उसके बाद जो उसकी नाल है वो भी काट दी जाती है, तो उसकी अपरा जो है वो गर्भाशय से निकल जाती है। और जो तीसरी अवस्था है जिसमें अन्य झिल्लियों का और अपरा का निष्कासन होता है, ये चीज देखने की होती है क्योंकि यहाँ तक तो हमारा ध्यान रहता है परंतु जो तीसरी अवस्था है उसमें ध्यान कम रहता है। ये 15 से 20 मिनट की अवस्था होती है और इसमें शरीर में जितनी भी जो झिल्लियां हैं, अपरा है, जो भी बचा हुआ पार्ट है वो निकल रहा है या नहीं निकल रहा है ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसमें 500 ml रक्त भी बाहर आ जाता है, तो रक्त भी निकलता है। तो ये जो पार्ट है ये निकलना ज़रूरी होता है क्योंकि इस समय अगर वो पार्ट नहीं निकलता है तो संक्रमण का डर रहता है। इसलिए जो लास्ट की जो अवस्था है उस पर भी ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है।
तो इस स्टेज में जो गर्भवती स्त्री है उसकी गर्भाशय की जो दीवार से अपरा अलग हो जाती है और अपरा संकुचन से योनि द्वार से बाहर निकल जाती है। इसी के अलावा जो पीरियड होता है ये इसमें इसका उसे पेन नहीं होता, अपेक्षाकृत बहुत ही कम पेन होता है और जितनी भी झिल्लियां होती हैं वो भी योनि द्वार के बाहर आ जाती हैं। इसके अलावा जो अपरा और भारी झिल्लियां ये बाहर आ जाती हैं। इसके अलावा जो गर्भाशय में घायल हुए स्थान है वहां पर फाइब्रिन बन जाता है। फाइब्रिन से वो रक्त का थक्का जम जाता है और ब्लड निकलना बंद हो जाता है। और जब ये सब कुछ बाहर आ जाता है तो गर्भाशय का संकुचन बंद हो जाता है और प्रसूता को एक राहत मिलती है। राहत की मतलब सांस आती है उसको, क्योंकि उसका पेन बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। तो ये तीनों स्टेजेस ही इम्पोर्टेंट होती हैं प्रसव की और इन तीनों स्टेजेस पे ही ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और लास्ट की स्टेज पर अगर हम ध्यान नहीं देते और अगर कोई चीज़ अंदर रह जाती है गर्भाशय के तो उसमें उसको संक्रमण का बहुत डर रहता है। और ये जो स्टेजेस होती हैं हर स्टेज में ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है। अब जो तीसरी अवस्था है प्रसव के प्रकार। प्रसव के प्रकार जो है वो शिशु की गर्भाशय में क्या स्थिति है उस पर डिपेंड करता है कि प्रसव का कौन सा प्रकार होगा। यदि शिशु का जो हेड है वो फिक्स हो गया है और सिर नीचे आ गया है, फिक्स हो गया है, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं। ऐसे में सोनोग्राफी से हम ये देख लेते हैं कि कहीं अपरा उसके गले में तो नहीं लिपटी हुई है या कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने योग्य होती हैं। तो अगर बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है तो और उसका हेड फिक्स हो गया है तो जो जन्म है वो सामान्य जन्म होगा। और सामान्य जन्म में मतलब नॉर्मल डिलीवरी होगी। नॉर्मल डिलीवरी में पहले सिर बाहर आता है, फिर शिशु के कंधे बाहर आते हैं, फिर उसका पूरा बॉडी बाहर आता है। परंतु यदि शिशु की पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं हुई है, उसका हेड फिक्स नहीं हुआ, शिशु की पोजीशन आड़ी है या ब्रीच है, ब्रीच का मतलब पहले पैर आ गए हैं, सिर ऊपर है, तो ऐसी स्थिति में ये सिजेरियन डिलीवरी कराना उचित रहता है। तो ऐसी स्थिति में सिजेरियन डिलीवरी करते हैं जहाँ पर जो गर्भाशय है उसमें ट्रांसफर सेक्शन लगाते हैं और ट्रांसफर सेक्शन से सिजेरियन डिलीवरी करते हैं। तो ये जो डिलीवरी होती है ये सिजेरियन डिलीवरी होती है। और उसके बाद तीसरी जो डिलीवरी होती है वो उपकरण की सहायता से डिलीवरी की जाती है। जब शिशु का सिर बड़ा होता है तो फोर्सेप्स की द्वारा शिशु का जो सिर है उसमें योनि द्वार में